हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनालिसिस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 18, जिसमें हम इलेक्ट्रो ऑफ द सिस्टम इन इंडिया के विषय में चर्चा करेंगे। यानी भारत में चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई से पढ़ रहे हो, चाहे एनआईवी से पढ़ रहे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया है या चुनाव प्रक्रिया भारत में है, तो इसका मतलब ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए जो ये चैप्टर कई मायने में और भी इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि ये आपके समक्ष हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में प्रस्तुत होता है। साथ में ये डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में होता है। तो इसलिए जो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके लिए, और समझना भी आपके लिए आसान रहेगा। आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनालिसिस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनालिसिस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Though our next topic is here electoral process. What do you mean to electoral process here? The process here, the election in the India are conducted according to the procedure laid down by the law. The following process is observed here. The first here, notification for the election. The process of election officially began when, on the recommendation of Election Commission, the President in the case of Lok Sabha and the Governor in a case of State Assembly issue a notification for the election. 7 days are given to the candidate to fill the nominations. The 7th day in the last date after the issue of the notification, including Sunday, and stating a nomination paper done on the day. Normally, after the last day of the filling nomination, the candidate can be withdraw his here a nomination on the second day after the scarcity of the paper, and the election is held not earlier than the 12th day after the withdrawal. The second processing here, a filling of nomination file. A person who is intend to be a contest on the election is required to fill the nomination paper in a prescribed form to indicating his name, age, postal address, and is a serial number in the electoral roll. The candidate is required to a dual purpose and the second date by at the least 2 voters registered in their concerned the constituency. Every candidate has to be take on author or make a affirmations. This paper they submitted to the returning officer designated by their election commission. The third step here, a process, a security deposit. There is the most important here. Every candidate has to make a security deposit at the time of filling of nomination. For Lok Sabha, every candidate has to make a security deposit of rupees 10,000, and for the state assembly is a 5,000. But the candidate belong to the scheduled caste and scheduled tribes are required deposit of 5,000 for their contesting to Lok Sabha election and 2,500 for the contesting of Vidhan Sabha election. The security deposit is a forfeit if the candidate failed to be get at the list 1/6 of the total valid votes polled. The fourth processing here, security and withdrawal. That is the most important here. All the nomination is a paper received by the returning officer as on the day fixed by the election commission. This is done to ensure that all papers are filled according to their procedure, then down and accompanied by the required security deposit. The returning officer is empowered to reject a nomination paper of any
of the following ground. There is the most important: if the candidate is a less than 25-year age, and if he she not made a security deposit, and if he she is holding any office of profit, and he she is not listed as a voter anywhere in the country. The second day after the scrutiny of the nomination paper is the last date for the withdrawal of the candidate. In case that happen to be a holiday or Sunday, there immediately after that is a fix at the last day for the withdrawal. The next here is the fifth point is the process election campaigns. The election campaigns in their process, which is the candidate try to the persuade their voter to vote for him and other than to the other. During this period, the candidate try to travel through their constituency influence as many voters as possible to the vote in their favor. In the recent time, the Election Commission has granted all the recognized national and regional parties free access for the state available election media and the All India Radio, and there is a Doordarshan to do there is a companies. There is a total free time to fix the election commission, which is allowed to the all the political party. The commission is a stop for 48 hours before the day of the polling. A number of commission techniques are involved in the election process. Some these are here. The first here is the holding of public meeting, and second here distribution of handbills highlighting the main issue of the elections manifesto. Election manifesto is a document issued by the political party, and it is a declaration of policy and the program of the party concerned about this. You will be read by the lesson 19. There next lesson here. And third point here, the door-to-door appeal by the influential people in the party. And the next broadcasting and telecasting of speech by the various political leader. The sixth process here is the most important process, the model code of conduct. The model code of conduct here is the most important. During the campaigns is a period the political party and contesting candidate are expected to the awarded by their model code of conduct involved by the Election Commission of India on the basis of the consensus of among to the political party. It's come into force the moment and schedule an election to the announced by the Election Commission. The code of conduct is the following. The first code here, a political party and contesting candidate should not use a religion place for elections campaign, and such a speech should not be delivered in a way to the create a hatred among to the different community belonging to different religion, caste and language. And next year, officially machineries should not be used for the election work. And next year, no new grant can be established, no new schedule teams are projected can be started once an election date are announced. And the next year, one cannot be misuse mass media for the petition is coverage. The seventh process here is creations of expansion. Through the election commission is a provide free access for the unlimited time to all the recognized or national and state party for their conventions. This does not be mean that is a political party do the not be spend anything on their election campaigns, and their political party and candidate is a contesting elections spend large sum amount on their election campaigns, and however there is election commissions has a power to the scrutinize the election expense the incurred by a candidate. There is a ceilings on the expension to be incurred in the parliamentaries as well as the state assembly election. Every candidate is required to the fill on amount of the election expense within the 45 day of declaration of result. In case of default or if the candidate has incurred expense more than to the prescribed limit, the election commission can appreciate of action and the candidate elected may be disqualified and his election may be is a countermanded. The next process here, 8 here, are polling, counting and declaration of result. There is a next processing. In order to conduct a polling, large number of polling booths are set up to the each constituency. Each booth is a place under to the charge of presiding officer with the polling officer to be help this process.
A voters is a cast his here is a vote secretly in a so and so that is a not person come to now of the choose he she is mad if he not to the secret wallet. After the polling is over, wallet box and shredded in the presence of agent of cabinet. An agent ensure that no voter is denied right to the vote provided the vote turn up to come within the prescribed time limit. The next processing here, electronic voting machines, EVM. There is the most important. The Election Commission has start issue using to the temper proof of electronic voting machinery to ensure a free and fair election. Each machine has to name the symbol of candidate in the constituency. One electronic voting machines here, EVMs, can be accommodate a maximum 16 candidate. But if the number exceed of 16, then more than one EVM may be used. If the number of candidates is very large, the ballot paper may be used. The voter has to press the appreciate button to the vote for the candidate of his year choose. As soon as the button is the press, the machine is the automatically switch off. Then the come the return of the next voter, the machine is easily to the operate and with that this is a use of the wallet paper and wallet box is there done away with. When the machine used to the counting of the vote become a more convenient and a fast. The EVM were used in all the 7 Lok Sabha constituency in the Delhi in 1999. And the later is all the state assembly constituency in the 2004 generally election. EBS is very used over to the country for the Lok Sabha election. Here show the electronic voting machine. The sealed ballot box or EVM are shifting in a tight secret to be a counting center. A counting takes place under to the supervision of the returning officer and his the presence of candidate and their agent. If there is any doubt about the validity of the otherwise of a vote, decision of returning officer is a final. As soon as a counting over to the candidate is squaring to the maximum number of votes is declared elected or returning by the is a returning officer. The next repoll, if at the time of polling are both captured by some anti-social element, then election commission may be ordered holding of the repoll in either to the entire constituency or particle is both. The next stage is a countermanding of election. If a dual nominated candidate belonging to the recognized party die at any time after the last date of nomination and before the commencement of polling, the election commission ordered to the countermandings to election. This is not just a postponement of polling. The entire election process beginning from to the nomination in the initiated afresh in a constituency. अब हमारे लिए जानना अत्यंत रोचक होगा कि चुनाव प्रक्रिया भारत में कैसे होती है। देखिए, चुनाव प्रक्रिया के बारे में जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत में चुनाव की क्या पद्धति अपनाई जाती है। कहते हैं भारत में चुनाव कानून और निर्धारित विधि से होते हैं जिसके लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहली प्रक्रिया तो यही होता है हमारे समक्ष कि चुनाव की अधिसूची जारी करना। देखिए, सरकारी तौर पर चुनाव की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब चुनाव आयोग की सिफारिश पर लोकसभा के मामलों में राष्ट्रपति और विधानसभा के मामलों में राज्यपाल चुनाव की अधिसूची जारी करता है। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जमा करने के लिए 7 दिन दिए जाते हैं और अधिसूचना जारी होने के बाद रविवार को छोड़कर 7वां दिन अंतिम दिन होता है। नामांकन पत्रों के जांच साधारणतः नामांकन भरने के अंतिम तिथि के बाद ही होती है। उम्मीदवार पत्रों के जांच के बारे में दूसरे दिन अपना नाम वापस ले सकता है। चुनाव नामांकन वापस लेने के बाद के 20 दिन से पहले नहीं होता है। तो ये भी एक प्रावधान किया गया है। अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो नामांकन भरने की विषय होती है। देखिए, दूसरी बात यही आता है कि हम नामांकन कैसे भरें। कहते हैं चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति को एक निर्धारित प्रण पत्र भरना होता है जिसमें उसे अपना नाम, आयु, डाक का पता और मतदाता सूची में अपना क्रमांक लिखना होता है। प्रत्याशी के नामांकन पत्र को प्रस्तावित तथा समर्थित किन्हीं 2 मतदाताओं जो कि उसी चुनाव में पंजीकृत हों द्वारा किया जाना आवश्यक भी होता है। प्रत्येक प्रत्याशी को शपथ भी लेना होती है और इसके पश्चात नामांकन पत्र को रिटर्न अधिकारी के पास जमा भी कराना होता है। तो ये नामांकन पत्र भरना, इसमें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष जो आता है तीसरा पॉइंट, जिसमें सुरक्षा राशि की बात की जा रही है। देखिए, जमानत राशि भी जमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने कभी कभी सुना होगा टीवी पे कि जमानत राशि भी जब्त हो गई, तो इसका क्या अर्थ हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, जमानत जब्त होने का क्या मतलब होता है? जमानत जब्त का मतलब ये होता है कि जो राशि आपने सिक्योरिटी के रूप में दिया था वो आपको प्राप्त दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आपको इलेक्शन में बहुत ही कम वोट प्राप्त हुआ है। तो इसका भी जानना जरूरी है, कितना वोट मिलना जरूरी होता है। कहते हैं प्रत्येक उम्मीदवार के नामांकन पत्र भरते समय एक सुरक्षा राशि भी जमा करवानी होती है। लोकसभा के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 10,000 रुपये तथा विधानसभा के लिए 5,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करानी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा के लिए कितने, 10,000, और जो विधानसभा के लिए 5,000 चुनाव की जो है राशि निश्चित की गई है। परंतु अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को लोकसभा के लिए सिर्फ 5,000 रुपया और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 2,500 रुपया ही सुरक्षा राशि जमा करानी होती है। यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों की 1/6 भाग नहीं मिलता है तो सुरक्षा राशि जब्त हो जाती है। देखिए, 1/6 होना जरूरी होता है। अगर आपको 1/6 मिल गया है तो आपके जो पैसा आपने भरा है वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर 1/6 के नहीं मिलता है आपको तो आपके पैसे जो होंगे रिटर्न नहीं होंगे। यहाँ पर चौथी बात तो इसी बात को दर्शाता है कि चुनाव की जांच और नाम वापस लेने की क्या पद्धति होती है। कहते रिटर्न अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी नामांकन पत्रों के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने की जांच की जाती है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उम्मीदवार सही भी है कि नहीं। यानी सारे जो होते हैं रिटर्न अधिकारी यहाँ पर जांच पड़ताल करता है। ऐसा ही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि सभी पत्र निर्धारित विधि अनुसार भरे गए हों, अर्थात नहीं, इसके साथ जो है आवश्यक जो है सुरक्षा जमानत राशि भी जमा करवा दी गई होती है। रिटर्न अधिकारी निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर नामांकन पत्र रद्द कर सकता है। देखिए, अगर आपने नामांकन पत्र भरा है तो किसी कारणवश जो होता है वो कुछ इस तरह से कारण बनते हैं जो कि रद्द हो जाता है नामांकन पत्र। पहला तो यही होगा कि यदि उम्मीदवार की आयु जो है 25 वर्ष से कम हो, यानी देखा जाए तो उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम होता है तो नामांकन पत्र जो है रद्द हो जाती है। यदि उसने सुरक्षा राशि जमा नहीं करवाई है तब भी जो है नामांकन पत्र रद्द हो जाती है। यदि उसके पास कोई लाभ का पद है, देखिए कोई अगर आप सरकारी पद पे हो तो आप जो है इलेक्शन लड़ने के लिए अप्लीकेबल नहीं रह जाती हो, आपको जो है सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना अत्यंत जरूरी हो जाएगा। यदि उसका नाम देश में कहीं भी मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, यानी आप भारत के नागरिक नहीं हो, तो आपको जो है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। पत्रों की जांच पड़ताल के बाद के दूसरे दिन नाम वापस लेने की अंतिम दिन मानी जाती है। यदि उस दिन रविवार अथवा अवकाश हो तो उसे अगले दिन का नाम वापस लेने के लिए निश्चित कर दी जाती है। तो ये बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर मान लीजिए आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है इलेक्शन में तो ये अंतिम दिन होता है, दूसरा दिन, जहाँ पर आप अपना नाम जो है वापस ले सकते हो। अगर आप वापस नाम नहीं लोगे तो आपको इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। उसके पश्चात जो है अगला पॉइंट है चुनाव प्रचार अभियान। देखिए, चुनाव प्रचार अभियान तभी से स्टार्ट होता है जब आप नामांकन पत्र भर देते हो। चुनाव प्रचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई उम्मीदवार मतदाताओं के किसी अन्य के स्थान पर स्वयं उसे ही मत देने के लिए प्रेरित करता है। इस अवधि में उम्मीदवार अपने क्षेत्र में यथासंभव अधिक से अधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने हेतु प्रभावित करने के लिए यात्रा करते हैं। ये तो आपने जनरली देखा ही होगा, उनके जो प्रचार चलता रहता है। पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग ने सभी मान्यताएं प्राप्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों को सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो पर अपना प्रचार निःशुल्क कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। सभी राजनीतिक दलों की जो है निःशुल्क दिए जाने वाला समय चुनाव आयोग द्वारा आवंटित भी किया जाता है। चुनाव प्रचार मतदान के दिन से जो है 48 घंटे पहले रुक जाती है, यानी 48 घंटे पहले ही जब चुनाव होने वाला होता है तो प्रचार को रोक देने की प्रावधान किया गया है। चुनावी प्रक्रिया में प्रचार के अनेक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। आज के समय में सबसे पहले जनसभाएं किया जाता है, यानी बड़े बड़े आपने देखा ही होगा कि वहाँ मंत्री लोग आते हैं और अपनी भाषण जो है देते हैं और आपको लुभाने की कोशिश करते हैं। अपने चुनाव जो है घोषणा पत्र के मुख्य मुद्दे को उजागर करने वाले पर्चे भी बांटते हैं। चुनाव घोषणा पत्र आपने देखा ही होगा कि चुनाव घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो जो होती है वो लोग के द्वारा दी जाती है कि आपको जो है 2000 लीटर पानी फ्री मिल जाएगा, बिजली फ्री मिलेगा, आपको रोड की जो है अच्छी व्यवस्था की जाएगी, सभी सरकारी स्कूल में बच्चों को जो होगा इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होगी, सभी बच्चे जो होंगे अच्छे बन जाएंगे, क्लर्क बन जाएंगे। तो ऐसे से आपके बहुत से जो है लुभावने बातें आपसे की जाती है। आपको इवन की लैपटॉप भी दी जाएगी, आपको साइकिल भी दी जाएगी, आपको
मतलब कहते हैं जितना कुछ हो सकता है वो सब कुछ आपको दिया जाएगा, सिर्फ आप एक बार उनको कुर्सी पे बैठा दीजिए। इस तरह के जो है चुनाव घोषणा पत्र में लिखी हुई हर बात होती है। आपके क्षेत्र के जो होंगे सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे, आपके रोड जो होंगे टनाटन मिलेंगे, जहाँ पर एक भी पत्थर आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं ये तो तब होता है जब वो जीतते हैं तभी करते हैं, अगर नहीं जीतते हैं तो सब के सब धरा के धरा ही रह जाता है। कहते हैं सभी पार्टी इसी प्रकार के जो है लुभावने वादे करते हैं, जिसमें जो होता है जनता को जो है एक तरह से देखा जाए तो दाना देने के ही बराबर ही होता है। तो ये होता है जिसके विषय में हम आगे जो है जो अगले चैप्टर में भी करेंगे, जो हम जानेंगे कि इनकी क्या क्या घोषणा पत्र में सम्मिलित होता है। तो घोषणा पत्र में सम्मिलित तो ये सारी बातें ही होती है जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, बताने का तरीका जैसे भी हो, कहते हैं आजकल इसी तरह से दी जाती है ना, कोई भी व्यक्ति जो होता है ना दुखी ही हो जाता है। आप अगर देखोगे कोई भी क्षेत्र में इनकी जो वादे होते हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते हैं। अब पूरा पूरा होते होते वो 5 साल लगा देते हैं। जब इलेक्शन का दिन होता है तो धड़ाधड़ सब काम करवाने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भारत के लिए विडंबना है कि ये लोग अपने कार्य जो है सुचारू रूप से नहीं करते हैं। इवन कि आपको भी इस समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैंने भी बहुत सी घटनाएं देखी जो मुझे बहुत ही अफसोस होता है। दिल तो करता है कि वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूं, लेकिन कहते हैं करना संभव नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं ये बड़े बड़े लोगों से कौन जो है 2-4 हाथ करेगा, ये संभव ही मेरे लिए नहीं है। ठीक है, कहते हैं दल की जो है प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा जो है घर घर जाकर वो निवेदन भी करते हैं। आपने देखा ही होगा जब इलेक्शन के टाइम आता है तो जो ये लोग जो होते हैं आपके घर भी पहुंच जाते हैं और आपके नमक रोटी भी खाने को तैयार हो जाते हैं। ये तो जनरली आपने देखा ही होगा, इसमें दो राय तो है नहीं। विभिन्न राजनीतिक नेताओं के भाषणों को जो है प्रसारित टीवी पर भी दिखाया जाता है और टीवी पर भी इनके जो है अच्छे अच्छे भाषण को जो है लोगों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहता है वो है आदर्श आचार संहिता। देखिए उनके लिए भी आचार संहिता का प्रावधान किया गया है कि वो आचार संहिता में ही अपना जो है चुनाव प्रचार करें। चुनाव प्रचार की अवधि में राजनीतिक दलों तथा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से राजनीतिक दलों की आपसी सहमति के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जो घोषित होने के साथ यह लागू हो जाती है और आचार संहिता निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखिए कौन कौन से जो है आचार संहिता जो है चुनाव आयोग ने यहाँ निर्धारित किया है। तो पहली तो यही है कि राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थानों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, यानी धार्मिक चीज़ों का प्रयोग करना सही नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखोगे इलेक्शन में तो सबसे पहला तो वो धार्मिक चीज़ों का पर ही प्रहार करते हैं, यानी उनको पता है कि अगर धर्म पे उन्होंने विजय पा लिया तो इलेक्शन भी जीत लिया। तो ये लेकिन इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया प्रावधान है जिसमें वो धार्मिक स्थानों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात जो है चुनाव प्रचार हेतु दिए गए भाषण विभिन्न धर्मों, जाति, भाषा इत्यादि संबंधित रखने वाले, विभिन्न समुदाय के बीच घृणा पैदा करने वाले नहीं होना चाहिए। देखिए आचार संहिता में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि घृणा पैदा करने वाला कोई भी समुदाय के लिए विचारधारा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत होता है। आपने देखा होगा कि जितने भी पार्टी होते हैं धर्म के ऊपर ही भाषण देते हैं, जाति के ऊपर ही भाषण देते हैं या भाषा के आधार पर ही भाषण देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इनको तो कहते हैं पर्चा जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिलता है, लेकिन इसका कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलता है। चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चुनाव के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी सरकारी कोई भी चीज़ हो उसको इस्तेमाल करना इसमें वर्जित किया गया है। लेकिन कहते हैं ये सारी बातें जो है जो कहते हैं अधूरा सा महसूस होता है, क्योंकि इलेक्शन में जितने भी हो सकते हैं होते हैं सब सरकारी मशीनरी का ही उपयोग कर रहे होते हैं और इसमें कोई भी उनका रोक टोक नहीं रहता है। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इस पर आचार संहिता के रूप में जो है सरकारी मशीनरी का उपयोग के लिए जो है निषेध कर रखा है। चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद कोई भी नई योजनाएं घोषित नहीं की जा सकती है और कोई नई परियोजना शुरू भी नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे चुनाव की घोषणा होती है आप कोई भी रोड या सड़क नहीं बनवा सकते, कोई भी कार्य जो है आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये चुनाव के अंतर्गत गलत होगी, क्योंकि आप उस समय लुभा रहे होगे व्यक्तियों को। तो इसलिए चुनाव आयोग ने ये घोषणा किया है कि कोई भी परियोजना शुरू नहीं किया जा सकता या कोई भी योजना की घोषणा नहीं किया जा सकता इलेक्शन के दौरान।
कोई भी जनसंचार के साधनों का जो है पक्षपातपूर्ण ढंग से जो है दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यानी जनसंचार का उपयोग करना यहाँ पर दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा ही होगा इवन इलेक्शन के टाइम कोई भी साइड आप खोलोगे वहाँ पर इलेक्शन की जो है प्रचार जरूर मिलती है। तो कहते हैं कुछ बातें जो होती हैं अधूरी होती है और कुछ बातें जो होती है सिर्फ किताबी बातें ही रह जाती है। वास्तविक चीज़ों में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है। उसके पश्चात हमारा आता है जो अगली पॉइंट है खर्च की जांच पड़ताल। देखिए इसमें चुनाव आयोग ने यह भी प्रावधान किया है कि आपको कितना खर्च करने की जरूरत पड़ता है चुनाव में। यहाँ पे चुनाव आयोग सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय प्रांतीय दलों को अपने प्रचार के लिए जो है सीमित समय और निःशुल्क जो है सुविधाएं प्रदान करती है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि राजनीतिक दल अपने प्रचार पर कुछ खर्च नहीं करते हैं। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपने प्रचार अभियान पर बहुत पैसा खर्च करते हैं और खर्च की गई राशि जांच करने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है। संसदीय और विधानसभाओं के चुनाव में खर्च करने की एक निश्चित सीमा होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषणा के बाद जो है 45 दिनों में अपनी चुनावी खर्च का लेखा जोखा जमा कराना होता है। त्रुटि पाए जाने पर अथवा किसी भी उम्मीदवार द्वारा निश्चित सीमा से अधिक खर्च किए जाने पर चुनाव आयोग उचित कार्रवाई कर सकता है और जो है विजयी उम्मीदवार का अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है अर्थात उनके चुनाव रद्द भी किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बात बता दी गई है। अगर समझना आप सोचोगे समझोगे तो बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अगर आपने देखा होगा चुनाव में जो है पैसे जो है पानी की तरह बहाई जाती है। ये आपको भी समझ है और ये मुझे भी समझ है। आपने देखा होगा कि इवन चुनाव लड़ने के लिए लोग जो है 10 करोड़ के घर भी अपना बेच देते हैं और ये 10 करोड़ जो होते हैं रात के टाइम बांटे जाते हैं। ये आपको भी पता है। रात का टाइम जो होता है घर में उनके पेटी चली जाती है। तो ये सब आपको भी नॉलेज है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने ये प्रावधान किया है कि अधिक से अधिक खर्च करने का जो है प्रावधान नहीं है। अगर उसमें कोई व्यक्ति अगर त्रुटि पाई गई तो उसको जो है चुनाव आयोग द्वारा जो है दंडित भी किया जा सकता है या उसका उम्मीदवारी जो है अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है। अब देखिए कोई अगर अयोग्य घोषित हो जाता है जीतने के बाद वो भी पैसे के लिए, तो वो कौन व्यक्ति होगा जो अपना पैसा जो खर्च किया है पूरा ब्यौरा देगा? कोई भी नहीं देगा, क्योंकि जब इलेक्शन जीत चुका है तो उसको अधिक ब्यौरे देने के क्या अर्थ रह जाता है, क्योंकि उसने 5 साल में उसे 5 गुना तो कमा ही लेना है। तो ये भी सरकार की तरफ से या चुनाव आयोग की तरफ से बहुत विडंबना वाली बातें हैं कि उन्होंने विजय उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देते हैं। चलिए अयोग्य घोषित तो आप कर देते हो तो कौन उम्मीदवार जो है अपना पूरा सच्चाई का डिटेल देगा? लेकिन अगर देखा जाए वास्तविकता में तो हर एक जनता जानती है कि ये लोग कितने पैसे बहाते हैं चुनाव में। कहते हैं चुनाव तो बड़े बड़े कंपनी से भी पैसे ली जाती है और जिसका फ़ायदा जो है उनको बाद में दी जाती है। तो कहते हैं हम लोग आंख बंद करके नहीं बैठे हुए, हम भारत के नागरिक हैं, हमें इन सब बातों की समझ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर चुनाव आयोग के जो खर्च की जांच पड़ताल करना स्वाभाविक सी बात रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष अगला पॉइंट है मतदान गिनती और परिणाम घोषणा करना। मतदान कराने के लिए प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में मतदान केंद्र बनाए जाते हैं और प्रत्येक चुनाव केंद्र में जो है पीठासीन अधिकारी का अधिकार होता है और उसके अधीन कई चुनाव अधिकारी काम भी कर रहे होते हैं। मतदाता गुप्त रूप से एक कक्ष में मतदान करता है ताकि कोई अन्य व्यक्ति न जा पाए कि उसके किसके पक्ष में मतदान किया है। इसे गुप्त मतदान भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है गुप्त मतदान क्या होता है। तो आप देखोगे कि हम कोई भी मतदाता होता है वो गुप्त ही मतदान करता है। मतदान के उपयुक्त जो है मत पेटियों की जो है उम्मीदवारों के एजेंटों की उपस्थिति में सील भी किया जाता है और एजेंट यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी मतदाता को जो है मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया गया। शर्त यह है कि मतदाता निर्धारित समय सीमा में मतदान के लिए आए, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, तभी जो है मतदान कर सकता है। उसके पश्चात हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। देखिए ईवीएम के बारे में जानना अति रोचक होगा कि ईवीएम जो है कैसे आया और इसका क्या प्रावधान है और इससे हमें क्या जो है सुविधाएं मिल रही है। कहते हैं चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए जो है छेड़छाड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया है। प्रत्येक मशीन में एक क्षेत्र से सभी उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं और एक मशीन में अधिकतम 16 उम्मीदवार के नाम आ सकते हैं। यानी एक मशीन में केवल 16 उम्मीदवार के नाम ही आते हैं। यदि संख्या जो है 16 से अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो एक से अधिक मशीन का उपयोग किया जा सकता है। यदि उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक हो तो जो है मतपत्र द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। मतदान को अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने के लिए उचित बटन दबाना होता है। जैसे ही बटन आप दबाओगे मशीन उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है।
तब दूसरे मतदान की बारी आती है। मशीन द्वारा काम करवाना आसान है और उसके प्रयोग में मत पत्रों की जो है मत पेटियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब गिनती करना बहुत आसान और तेज होती है। कहते हैं 1999 में दिल्ली लोकसभा के 7 सीटों के चुनाव के लिए वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था और बाद में विधानसभा के चुनाव में भी इसका प्रयोग किया गया। 2004 में लोकसभा चुनाव में पूरे देश में जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग किया गया। सील की गई जो है मत पेटियों अथवा मशीनों को जो है समुचित सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र पर लगाया जाता है। जो है मतगणना जो है रिटर्निंग अधिकारी के देख रेख में तथा उम्मीदवार अथवा उसके एजेंटों की उपस्थिति में की जाती है। यदि किसी मत अथवा उसकी वैधता पर कोई संदेह हो तो रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाता है। जैसे ही गिनती पूरी हो जाती है तो सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अगर आपने मत भी डाला होगा तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है कुछ इस प्रकार की दिखती है, जो कि बहुत सुविधाजनक बना दिया गया है और ये बनाना काफ़ी आसान भी और सिलेक्शन कराना भी काफ़ी सरल हो गया है। उसके पश्चात है पुण्य मतदान। यदि मतदान के सभी समय किसी मतदान केंद्र पर असामाजिक तत्व कब्जा कर लेते हैं तो चुनाव आयोग पूरे क्षेत्र में अथवा कुछ मतदान केंद्र पर पुण्य मतदान करने का आदेश भी दे सकता है। उसके पश्चात चुनाव रद्द करना। यदि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के सही ढंग से नामांकित उम्मीदवार की नामांकन की अंतिम तिथि के बाद और मतदान शुरू होने से पूर्व मृत्यु हो जाता है तो चुनाव आयोग चुनाव रद्द करने का आदेश देता है। यह केवल चुनाव स्थल ही नहीं होता है अतुल जो है संबंधित क्षेत्र के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया नामांकन से लेकर मतदान तक नए सिरे से दोहराया जाता है। दोस्तों ये चुनाव करवाने की प्रक्रिया और चुनाव में जो जो रूल रेगुलेशन अपनाई गई बहुत ही सुचारू और सुलझी हुई है, लेकिन फिर भी जो हमारे देश में बहुत से गड़बड़ी होती रहती है जो आप आए दिन टीवी में देखते ही रहते हो। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि कितने इंपॉर्टेंट ये सब बातें रहती है हमारे लिए। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला टॉपिक देखना मत भूलना, जिससे और भी आपको जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, इसमें से 2 बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पहली बात यह कि दूसरे बच्चे तक भी इस वीडियो को पहुंचाना है, इसके लिए आपको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगाना है। और दूसरी जो बात रहेगी वो ये रहेगी, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका कारण ये होता है कि अगर मान लीजिए कि बाद में अगर आप कोई टॉपिक आपको देखना है, रिसर्च करते हो, तो वो तिरपान स्टडी सेंटर का जो है टॉपिक नहीं आएगा, वहाँ पर जो यूट्यूब में पहले से ही मौजूद है टॉपिक वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है तो सब चैनल सब्सक्राइब करने में ही आपका फ़ायदा है। और सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, आपको जो है इसका होम पेज मिल जाएगा जहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो आपको नज़र आएगा। जो वीडियो आपका महत्व का है, आपके लिए ज़रूरी है, उसको सेव करके जो है आप इसको जो है अपने जो है पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा
ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।